नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से भव्य स्वागत है। मित्रों, अक्षांश और देशांतर पर जो पहला वीडियो मैंने डाला है, उस वीडियो पर आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया है, उस अपार प्यार के लिए मैं आप सभी छात्रों और मित्रों का सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करता हूँ। मित्रों, समय न जाया करते हुए आपको बता दूं कि इससे पहले अक्षांश और देशांतर पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप अक्षांश और देशांतर से संबंधित सभी जानकारी एक साथ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को भी जरूर देख लें। अगर आप दोनों वीडियो को एक साथ देख लेंगे तो शायद अक्षांश और देशांतर से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इसके साथ ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप से जो प्रश्न इस विषय से पूछे जाते हैं उसको बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। चलिए विषय वस्तु पर आते हैं। उस वीडियो में मैंने जहां पर आपको छोड़ा था, इस वीडियो में मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। दरअसल उस वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि अक्षांश का इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अक्षांश का इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये पृथ्वी का मॉडल जो मैंने बनाया है, उस दिन वीडियो के लास्ट में मैं ये मॉडल बनाया था, वहीं से मैं इसकी शुरुआत करता हूं। मित्रों, आपको बता दूं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, मैंने उसमें कहा था कि उसका सीधा सीधा असर जलवायु पर पड़ता है और जलवायु का सीधा सीधा असर इंसान पर पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं इस कमरे में हूं और मैं इस कमरे में ज्यादा से ज्यादा इस दीवार से इस दीवार तक जा सकता हूं, इससे अधिक नहीं जा सकता हूं। मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि मैं सूर्य के बारे में बता रहा हूं कि सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर कहां कहां पड़ती है। चलिए सबसे पहले एक चीज बताते हैं कि ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर सूर्य की जो रोशनी है वो हमेशा सीधी नहीं पड़ती है। आपको जानकारी के लिए, वैसे तो आपके पास होगी भी, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरी पृथ्वी पर 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो दिन कौन सा है, वो कौन सी तारीख है जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसे दिन हैं जिस दिन दिन और रात की अवधि बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। ठीक है, चलिए अब हम ये बता रहे थे कि हम पहले, इससे पहले मैंने एक उदाहरण दिया कि मैं इस कमरे में हूं और इस कमरे में दोनों तरफ दीवार है, तो मेरे टहलने का जो रास्ता है बिल्कुल सीमित है। ये चीज सूर्य पर भी लागू है। सूर्य विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर की मैंने चर्चा की। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे सीधे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इसकी वजह से उस समय सबसे अधिक गर्मी यहां पड़ती है। ये जो 0 डिग्री, जिसे मैंने विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या अंग्रेजी में इक्वेटर बता रखा है। ठीक है, सूर्य के टहलने का जो रास्ता है वो अधिकतम 23.5 डिग्री नॉर्थ और अधिकतम 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ का सूर्य के टहलने का रास्ता है। इससे ऊपर सूर्य नहीं जाता है, न इससे नीचे जाता है, यानी कि उच्चतम सीमा है सूर्य की। ठीक है, उससे होता क्या है, आप भारत में रहते हैं और आपने ये गौर किया होगा कि आपके यहाँ भी मौसम बदलता रहता है। कभी गर्मी का मौसम, कभी जाड़ा का मौसम, कभी बरसात का मौसम। इस मौसम के बदलने का अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, उससे उस मौसम के बदलने का सीधा सीधा असर आपको दिखेगा कि कैसे मौसम बदलता है, सूर्य कैसे हमारे करीब आता है और फिर धीरे धीरे कैसे हमसे दूर चला जाता है। आइए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 21 मार्च का मैंने बताया कि 21 मार्च को सूर्य सीधे सीधे विषुवत रेखा पर पड़ता है। उसके बाद 21 मार्च के बाद ये उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर चलते हुए 21 मार्च से 21 अप्रैल, 21 अप्रैल से 21 मई और 21 मई से 21 जून। आप गौर किए होंगे कि 21 जून के आसपास भारत में गर्मी चरम पर होती है। भारत में गर्मी अधिकतम होता है। तो उस वक्त होता क्या है कि 21 जून का जो समय होता है, उस समय सूर्य की रोशनी सीधे सीधे
कर्क रेखा पर पड़ती है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी सूर्य की रोशनी सीधे सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है और इस पर पड़ने की वजह से हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है। क्लियर? फिर हम याद करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि 21 जून के बाद 21-22 एक दिन 2 दिन का फर्क इसलिए पड़ता है कि वहां पर दिन की जो गणना होती है उसके हिसाब से 21-22 इस तरह होता रहेगा। वही वजह है कि 21 मार्च के बाद 23 सितंबर आया है, एक दिन 2 दिन का डिफरेंस रहता है। फिर 21 जून के बाद यहाँ आता है 21 जुलाई, फिर 21 जुलाई के बाद 21 अगस्त, उसके बाद 21 सितंबर, फिर ये 21 सितंबर की बात मैंने कहा तो वहां 23 सितंबर हो गया है। एक दिन 2 दिन का अंतर, टहलने के क्रम में सूर्य को समय का अंतर होता है। तो वहां से क्या हुआ, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 21 मार्च को सूर्य की रोशनी सीधे सीधे विषुवत रेखा पर पड़ता है। फिर उसके बाद 21 मार्च से 21 अप्रैल, 21 अप्रैल से 21 मई, 21 मई से 21 जून, उस वक्त कर्क रेखा पर सूर्य सीधे सीधे सूर्य की रोशनी पड़ती है। वो वहां से फिर टहलते हुए ये क्रम होता है 6 महीने का, यानी कि यहां से 21 मार्च से 21 अप्रैल, 21 अप्रैल से 21 मई, 21 मई से 21 जून, फिर 21 जून से 21 जुलाई, 21 जुलाई से 21 अगस्त, 21 अगस्त से 31 सितंबर। आप गौर करिए कि 21 जून के बाद मौसम थोड़ा बदलने लगता है, गर्मी थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि सूर्य की जो उच्चतम सीमा है वहां के बाद वो वापस लौटना शुरू करता है विषुवत रेखा की ओर। 21 सितंबर के बाद फिर ये इस तरफ आता है, दक्षिण की तरफ, साउथ में 23.5 डिग्री तक वहां भी वो सूर्य की उच्चतम सीमा है। इसलिए उसके बाद सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर और नवंबर से दिसंबर। आप ये भी गौर किए होंगे कि भारत में दिसंबर के महीने में सबसे अधिक ठंड लगती है। दिसंबर का जो महीना होता है उस समय सबसे अधिक ठंड लगती है। उसके पीछे की वजह यह है कि उस समय सूर्य हमसे सबसे अधिक दूर होता है। फिर दिसंबर के बाद दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी और फरवरी से मार्च, और फिर वो अपनी जगह आ जाता है। तो 21 मार्च, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, क्लियर? अब हम एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य के टहलने का अगर यहां से यहां तक रास्ता है तो इसका मतलब है कि ये जो इलाका है इस पूरे इलाके में गर्मी ज्यादा होगी। इस पूरे इलाका जहां की सूर्य की रोशनी जहां भी पड़ेगी वहां गर्मी होगी। तो ये पूरा इलाका गर्म इलाका है, इसलिए इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। ये पूरा का पूरा इलाका उष्ण कटिबंध का हो गया। सूर्य के टहलने का जितना रास्ता है, सूर्य की जो उच्चतम सीमा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक, ये पूरा का पूरा इलाका गर्मी का इलाका है। इस इलाके में गर्मी इधर से उधर, सूर्य जहां जहां जाता है उस समय गर्मी बढ़ती रहती है। उसके अलावा फिर मौसम बदलता रहता है उसके हिसाब से। अब उसके अलावा ये जो इलाका है दोनों ध्रुव का इलाका, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ क्या होता है कि यहाँ सूर्य की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है, और बहुत दूर होने की वजह से वहां ठंड का मौसम होता है। इसलिए इस दोनों जगह पर हमेशा ठंड होती है और इसे शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। दोनों तरफ ये 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री तक, और यहाँ 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री तक ये इलाका हमेशा ठंड रहता है, बर्फ जमा रहता है। उसकी वजह से इस दोनों तरफ इस कटिबंध को कहते हैं शीत कटिबंध। अब बीच का जो इलाका है उस पर आते हैं। उसके बाद बच गया ये इलाका और ये इलाका। इस इलाके में इधर से शीत, इधर से ऊपर से शीत और नीचे से उष्ण, इसलिए इस इलाके को हम शीतोष्ण कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी। ये दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो इलाका है वहां ऊपर से शीत आता है, ठंड आता है, और ठंड आती है और नीचे से गर्मी जाती है। तो इसलिए उस इलाके को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब मैंने यहाँ इसलिए ये बताने की कोशिश करी है कि यहाँ हमें ये बताना है कि इंसान कहाँ रह सकते हैं, जहां बहुत गर्मी होगी वहां भी नहीं रहेंगे,
जहां बहुत ठंड होगी वहां भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ बहुत ठंड है, यहाँ बहुत बीच का जो इलाका है ये बहुत गर्म है, इसलिए इस दोनों इलाके में लोग कम रहते हैं। और जो शीत और उष्ण का जो जगह है, शीतोष्ण इलाका, उस इलाके में लोग सबसे अधिक पाए जाते हैं। सबसे अधिक लोगों का, जनसंख्या का जो सबसे अधिक वितरण है उन्हीं इलाकों में है। अब आइए अक्षांश से संबंधित कुछ और बेहतरीन जानकारी इकट्ठा करते हैं। जी, मैं ये बता रहा था कि अक्षांश का संबंध दिन और रात की अवधि से होता है। यानी कि जो जगह 0 डिग्री अक्षांश से जितना दूर होगा वहां दिन और रात की अवधि में बहुत फर्क होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई जगह यहाँ इस जगह है तो वहां दिन और रात की अवधि में नहीं फर्क होगा। लेकिन दिन और रात और की अवधि का मतलब होता है कि सूर्य कितना देर तक सूर्य की रोशनी रहती है, कितना देर तक अंधेरा रहता है। अब यहां से जितना दूर हम ऊपर चलते चले जाएंगे, अक्षांश में जितना अक्षांश हमारा ऊपर चलता जाएगा या नीचा चलता जाएगा, चाहे उत्तर में जाए चाहे दक्षिण में जाए, तो उससे क्या होगा कि सूर्य की दिन रात की अवधि में अंतर दिखाई देगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का ये मॉडल मानचित्र बना हुआ है। भारत में इस जगह को आप जानते होंगे, इसे कहते हैं कन्याकुमारी, और ये इलाका है लद्दाख का। कन्याकुमारी और लद्दाख आपको जानकर हैरानी होगी, शायद आप जान भी रहे होंगे। अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो ये बड़ा यूनिक है कि भारत में जो ये तमिलनाडु का इलाका है, केरल का इलाका है, इस इलाके में दिन और रात की अवधि में चाहे कोई भी मौसम बदले, लेकिन दिन रात की अवधि में मात्र 45 मिनट का अंतर होता है। वहीं पर अगर लद्दाख में दिन और रात की अवधि में 5 घंटे का अंतर होता है। अगर आप उस इलाके में जाएंगे, और वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो तो रूबरू हैं इससे, वो रोज यूज टू हैं, इसलिए उनको नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन आप अगर वहाँ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब महसूस होगा, थोड़ा अलग तरह का चीज महसूस होगा। तो मैंने बताया कि यहाँ जो कन्याकुमारी का इलाका है, इस इलाके में दिन रात की अवधि, ये दिन रात की अवधि जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि जाड़े के मौसम में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटा होता है, और गर्मी के मौसम में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। तो वही बात है कि यहाँ पर तो वो दिन रात की अवधि, सूर्य की रोशनी की जो अवधि है, उसमें यहाँ पर मात्र 45 मिनट का अंतर होता है, चाहे जाड़े का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ जो अक्षांश है वो विषुवत रेखा से कम ही दूरी पर, क्योंकि ये विषुवत रेखा है तब तो ये कर्क रेखा है। यहाँ पर 23.5 डिग्री, ये जो डिग्री है ये 8 डिग्री 4 मिनट है। वो मैं आपको भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से भारत के बारे में बताऊंगा। यहाँ ये मैं बता रहा हूँ कि भारत का जो ये अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, इसलिए ये 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उससे कम ही दूरी पर है, इसलिए यहाँ दिन रात की अवधि में केवल 45 मिनट का अंतर होता है। और यहाँ पर ये जो लद्दाख का इलाका है, इस इलाके में दिन रात की अवधि में मौसम बदलने के साथ ही 5 घंटे का अंतर होता है। और उससे भी अच्छी बात यह है जानकारी के लिए कि जो दोनों ध्रुव होते हैं, यहाँ और यहाँ, इस दोनों इलाके में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ना यूनिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि अक्षांश का क्या फर्क है, अक्षांश के बीच का जो इलाका है। हाँ, अभी ये बता दूं कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है। 2 अक्षांशों के बीच यानी कि 1 डिग्री अक्षांश के बीच में दूरी कितना होता है, तो आपको बता दूं कि ये दूरी 111 किलोमीटर की होती है। कितना था? 111। और जो ये इलाका होता है, दो जैसे ये जो इलाका होता है, इस इलाके को हम कटिबंध कहते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर बताया, ये उष्ण कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, और ये शीत कटिबंध है। उष्ण और शीत दोनों जब मिलता है तो शीतोष्ण होता है, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच का जो इलाका होता है वहां ना तो ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा ठंडी। तो इस इलाके को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और 1 डिग्री अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। क्लियर? चलिए अब आते हैं देशांतर पर। ये भी बड़ा शानदार टॉपिक है। अक्षांश को तो मैंने अच्छे से समझ लिया, अब देशांतर की तरफ आते हैं। ये भी बहुत ही मजेदार है। मजेदार इसलिए है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आप जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो आप
आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, चाहे आप भूगोल के छात्र हों या नहीं हो। ठीक है, चलिए अब देशांतर के बारे में चलते हैं। पहले यहाँ जिस तरह मैंने अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में यहाँ पर लिखा था कि जो रेखा लंबी होती है, खड़ी होती है, उस रेखा को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लेकिन इस रेखा के साथ कुछ यूनिक चीजें हैं। ये रेखाएं सीधी खड़ी नहीं होती हैं, थोड़ा टेढ़ी खड़ी होती है। ठीक है, और टेढ़ी खड़ी होती है क्योंकि यह रेखा दोनों ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर सभी रेखाएं मिली होती हैं और वहां से रेखाएं इस तरह निकलती हैं और ऐसे आती है। यानी और इस बीच की दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक और ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर सारी रेखाएं मिली होती हैं। यानी कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं के साथ, तो वहां दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है वो ध्रुव पर जाकर बिल्कुल एक बिंदु पर आकर मिल जाती है और यहाँ सबसे अधिक दूरी होती है। अब देशांतर रेखाओं के बारे में आपको बताया कि ये भी इसकी संख्या, ये तो पूरा ग्लोब हो गया देशांतर में इस तरह से, और यहां से लेकर तो इसमें भी 360 डिग्री होता है। वृत्त की जो परिधि होती है वो 360 डिग्री की होती है, तो ये भी इसकी भी संख्या 360 होती है। ठीक है, अब देशांतर की परिभाषा मैंने से वहां तो ये बताया था कि जो रेखा लंबी है उसे हम खड़ी है उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लेकिन देशांतर के बारे में मैं अपना एक व्यूज दे रहा हूं कि देश में समय का अंतर, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में समय का जो अंतर होता है वो देशांतर रेखाओं से ही होता है। पूरी दुनिया में समय का जो अंतर होता है, इसलिए उसको देशांतर को देशों में समय का अंतर कह सकते हैं आप। ठीक है, आया समझ में? चलिए आ गया होगा। तो हमने ये कहा कि देशों में समय का अंतर, यानी कि इस रेखा, अब मैं यहां आया इस रेखा पर। उससे पहले मैंने ये बनाया था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पहले गोले को इस तरह काटा था, अब गोले को इस तरह काटूंगा। ये इसको भी 0 डिग्री कहती है, लेकिन ये वाली जो 0 डिग्री है ये अक्षांश है और ये वाली जो 0 डिग्री है ये देशांतर है। लेकिन यह 0 डिग्री कहां से शुरू होगा, इसका तो पता चला कि यहां से शुरू हुआ, लेकिन इसको 0 डिग्री मानेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कहां